हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। लास्ट वीडियो में हमने किडनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम किडनी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि किडनी के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है और ये किस तरीके से उसके अंदर ये मैकेनिज्म का जो है प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। एंड में हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो किडनी के अंदर होता है जब यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये दो जगह होता है। पहला तो वासा रेक्टा में और दूसरा लूप ऑफ हेनले। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें उसके मैंने आउटर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर भी दिखाए थे। उसमें मैंने आपको पीसीटी, लूप ऑफ हैनली, बॉमन्स कैप्सूल, डीसीटी, इन सब के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इस वीडियो में हम बॉमन्स कैप्सूल से जो लूप ऑफ हैनली है उन सब के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है वो दो जगह पर होता है। सबसे पहला वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है? कैपिलरीज है जो कि क्या होती है, लूप ऑफ हैनली के आसपास सराउंडेड होती है, एक लूप बना लेती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो किया हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है और इसके दोनों तरफ एफरेंट और इफरेंट कैपिलरीज एट्रियल होती हैं। क्या कैपिलरीज होती हैं? वो कैपिलरीज जो क्या करती हैं, वो कॉर्टेक्स रीजन से मेड्यूलरी रीजन में आती हैं और फिर वो क्या करती हैं, एक लूप ऑफ हैनल को क्या करती है, उसके मतलब पीछे के से आगे तक एक लूप बना लेती है, ठीक है। और इस लूप के अंदर क्या होता है वो मैं आपको चलिए हम इसको यहां से हम बाहर बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये जो लूप है इसमें होता है ऑपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड। ये ब्लड कैपिलरी है तो इसके अंदर क्या होता है, ऑपोजिट फ्लो होता है किसका, ब्लड का। तो इसमें ब्लड क्या होता है, ऊपर से आता है। ब्लड जो है ऊपर से आता है और इस वाले में यहां से आता है तो ब्लड नीचे आएगा। तो यहां पर क्या होता है कि ब्लड नीचे की तरफ आता है और फिर यहां से एक लूप में बना करके ये क्या होता है, ब्लड ऊपर जाता है, ठीक है। ब्लड क्या जाता है, ऊपर जाता है। अब ये ब्लड ऊपर नीचे जाने के साथ साथ एक और वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं, यहां पर ये जो वासा रेक्टा है यानी कि ये जो कैपिलरी है ये किस रीजन में प्रेजेंट है, मेड्यूलरी रीजन में। तो मेड्यूलरी रीजन के अंदर सोडियम एंड कैल्शियम आयन जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो ये फ्लूइड है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये कैसा होता है, हाइपरटोनिक टाइप होता है, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कैपिलरी है ये यहाँ पर ब्लड का क्या हो रहा है, ऑपोजिट फ्लो हो रहा है। साथ ही साथ ये कैपिलरीज क्या करते हैं, यहाँ से सोडियम आयन को और क्लोरीन आयन को एब्जॉर्ब करती हैं और जब ये एक लूप कंप्लीट कर लेती है तो यहां पर इंटरस्टिशियल रीजन में ही क्या करती है, इसको रिलीज भी कर देती है, ठीक है। तो ये इसको कैरी करके कहीं लेके नहीं जा रही है, सिर्फ क्या कर रही है, एक साइकिल बना रही है ना। यहां से वो इनटेक करती है और यहां से क्या करती है, वो आउट कर देती है। तो इससे कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ से, ये करने का पर्पस क्या है ये हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर सोडियम आयन और जो क्लोरीन आयन है वो ना ही तो ऊपर कहीं जा रहा है, ना ही इस ट्यूब के थ्रू यानी कि कैपिलरी के थ्रू, ना ही तो ये आयंस ऊपर जा रहे हैं। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही है और उससे ही इनटेक हो रहा है और उससे ही आउटटेक हो रहा है। तो इसका पर्पस ये है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जहां पर भी किसी भी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो कहाँ मूव करता है, जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो मेड्यूलरी रीजन में ज्यादा है, तो वो कहाँ मूव करेगा, अपर की तरफ मूव करेगा यानी कि कॉर्टेक्स रीजन में। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो कॉर्टेक्स रीजन में जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मूवमेंट होता है। वो किसके अंदर होता है, कैपिलरीज के अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है एक तरीके से,
सोडियम आयन का और क्लोरीन आयन का, वो क्या हो रहे हैं, कैपिलरीज के थ्रू इनटेक करते हैं, जाते हैं कैपिलरीज में, और फिर वो क्या होते हैं, एक लूप कंप्लीट करने के बाद वो बाहर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन आयन जो है वो ना ही तो कहीं गए, उनका सिर्फ रेगुलेशन हुआ। प्रेजेंट कहाँ है, वो सिर्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही प्रेजेंट है, मेड्यूलरी रीजन में ही जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ इनका रेगुलेशन होता है। तो काउंटर करंट का मतलब क्या है, ऑपोजिट फ्लो, ऑपोजिट फ्लो होता है काउंटर करंट का मतलब। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑपोजिट फ्लो हो रहा है, यानी कि पहले ब्लड नीचे आता है, फिर दूसरे वाले से क्या होता है, ब्लड ऊपर जा रहा है। तो इस फ्लो, ऑपोजिट फ्लो को क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म हम दो चीजों में देखेंगे। पहला जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये वासा रेक्टा के अंदर है, यानी कि जो ये ब्लड कैपिलरीज है, मैंने कल आपको डायग्राम भी शो किया था कि जो ये ब्लड कैपिलरीज है ये एक नेटवर्क बना लेती है लूप ऑफ हैनली के आसपास, और उसी को क्या बोलते हैं, नया नाम देते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, तो ये वासा रेक्टा के अंदर हमने समझ लिया कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो लूप ऑफ हैनले है उसके अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या मतलब है और उसके अंदर क्या फ्लो होता है। ठीक है, कैपिलरीज के अंदर मैंने बताया आपको कि यहां पर किस चीज का फ्लो हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, किस तरीके से, काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू। इसका क्या मतलब है कि वो ऑपोजिट मूवमेंट हो रहा है यहां पर ब्लड का। लेकिन जब हम लूप ऑफ हैनली की बात करेंगे तो इसके अंदर किसका फ्लो होगा, प्लाज्मा फ्री फिल्ट्रेट। कल मैंने समझाया था कि प्लाज्मा फ्री फिल्ट्रेट जो होता है, यानी कि यहां पर सिर्फ प्लाज्मा आता है फिल्टर होकर के ग्लोमेरुलस के अंदर, जो बहुत सारे ब्लड प्रेजेंट होते हैं इसकी कैपिलरीज के अंदर, तो बॉमन्स कैप्सूल से यहां से फिल्टर होकर आता है प्लाज्मा, और उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता है, वो प्रोटीन फ्री होता है। तो लूप ऑफ हैनली में जो मूवमेंट होगा वो किसका मूवमेंट होगा, प्लाज्मा का मूवमेंट होगा। अब यहां पर देखिए कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है। सबसे पहले जो लूप ऑफ हैनले है वो प्रेजेंट कहां पर होता है, मेड्यूलरी रीजन में, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरफ यानी कि पीसीटी के बाद जो आता है वो होता है डीएलएच, और इस तरफ ये लूप बना करके यहां से यू टर्न लेता है और एक लूप बनाता है, और उसके बाद क्या आता है, एएलएच, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, मे बी मैंने लास्ट टाइम बताया होगा, मैं दोबारा इसको समझा देती हूं कि जो हमारा डीएलएच है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है। इसका क्या मतलब है, वाटर के लिए परमिएबल होता है, यानी कि ये वाटर को डिफ्यूज कर सकता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, और ये जो एएलएच होता है ये परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, Na+ एंड Cl नेगेटिव। सोडियम आयन एंड कैल्शियम आयन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है जो कि प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इन द रीजन ऑफ मेड्यूला। तो ये परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट को डिफ्यूज कर सकता है। और डीएलएच क्या डिफ्यूज करेगा, वाटर। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि प्लाज्मा फ्री फिल्ट्रेट आ रहा है नीचे, है ना, अभी ये नीचे आ रहा है, फिर ये लूप के थ्रू कहां जाता है, ऊपर जाता है। तो यहां पर भी ऑपोजिट फ्लो हो रहा है, किसका फ्लो हो रहा है, ऑपोजिट फ्लो तो हो रहा है यहां पर किसका, प्लाज्मा का। तो इसको भी बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। यहां पर क्या हो रहा है, ऑपोजिट फ्लो हो रहा है प्लाज्मा का, और हमने कैपिलरीज के अंदर देखा ऑपोजिट फ्लो हो रहा था ब्लड का। तो ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सिर्फ अगर आप ध्यान से इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेंगे आपकी। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या होता है, डीएलएच के अंदर ये वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। तो यहां पर जो सोडियम आयन और जो कैल्शियम आयन है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट है, ये क्या करती है, पैसिवली मतलब विदाउट एनर्जी, ये सोडियम आयन और कैल्शियम आयन जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि डीएलएच इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए बट परमिएबल होता है वाटर के लिए, तो ये वाटर को तो अपने आप से बाहर कर सकता है लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट को नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स रिमेन ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे, और यहां पर क्या होगा, वाटर जो है मूव आउट हो जाएगा बाहर
यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वाटर जो है वो लूप ऑफ हेनली से कहाँ चला जाएगा, बाहर, लेकिन जो सोडियम और कैल्शियम क्लोरीन आयन है ये रिमेन इसी ट्यूब के अंदर प्रेजेंट रहेगी। तो यहां पर कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन, यानी कि जो प्लाज्मा है वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड टाइप हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर है ही नहीं, वाटर तो सारा डिफ्यूज हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और जब आपको मैं बता दूं कि जब यूरिन जो होता है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि उसमें से मोर एंड मोर वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर्फ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी को आउट होने देती है। ठीक है, तो यहां पर कैसा फ्लूइड है, अभी कैसा है, कंसंट्रेटेड टाइप है। अब जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अब जब ये फ्लूइड यानी कि जो प्लाज्मा है ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, ALH किसके लिए परमिएबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट की। तो जो ALH है वो क्या होता है, परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इस फ्लूइड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो क्या होगा, अब ऊपर की तरफ आएगा ALH के अंदर, तो यहाँ पर जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वापस कहाँ डिफ्यूज हो जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, जो कि मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये फ्लूइड देखिए इसके आगे का जो डायग्राम है उसको थोड़ा और बड़ा कर दिया गया है, और यहाँ पर क्या है, ये अब DCT है, और DCT के बाद कलेक्टिंग डक्ट आ गया है। तो जो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो, अब DCT के थ्रू कहाँ आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कलेक्टिंग डक्ट का, जिसको हमें समझना है। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, ADH के कंट्रोल में। ADH क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि हमारा जो ब्रेन है, यानी कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, वो सिक्रीट करता है। और वो क्या करता है, यहाँ पर सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ADH की वजह से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फिल्ट्रेट आया है, अगर उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो वाटर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा यहां से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और जो यूरिया है वो भी कौन सिक्रीट करता है, कलेक्टिंग डक्ट सिक्रीट करता है। ठीक है, ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर ये सिक्रीट करता है। उसके बाद देखिए यूरिया का एक मेन फंक्शन है, अगर हमारा जो ये किडनी का मैकेनिज्म है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, अगर यूरिया नहीं होगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट का जो मूवमेंट है, उसमें क्या होगा, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए यूरिया जो होता है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर वाटर जो है वो भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है, वो भी अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर चला गया है। तो जो हमारा यूरिन होगा वो अब कैसा होगा, मोर कंसंट्रेटेड होगा। मोर कंसंट्रेटेड होने की वजह से क्या होगा, अब ये कहाँ जाएगा, अब यहाँ पर जो यूरिन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो चुका है, तो ये यूरिन अब कहाँ जाएगा, सीधा यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगा। तो ये था काउंटर करंट मैकेनिज्म जो कि किडनी के अंदर होता है। हमने पढ़ा कि ये किस किस में होता है, वासा रेक्टा में एज वेल एज इन लूप ऑफ फैनल, दोनों में ही क्या होता है, फ्लूइड का मूवमेंट होता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि हीमोडायलिसिस प्रोसेस क्या होता है और वो किस तरीके से उस प्रोसेस को किया जाता है। तो चलिए अब हीमोडायलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जो हीमोडायलिसिस है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि मेनली हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो हीमोडायलिसिस प्रोसेस है वो होता ही क्यों है, उसका क्या यूज है। तो हीमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, हीमोडायलिसिस का मतलब कि यहाँ पर क्या, और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, हीमोडायलिसिस प्रोसेस से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, मतलब कि उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है, और जो साफ ब्लड है, यानी कि जो ब्लड है, एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जा रहा है, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। तो इसमें देखिए कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये किसी पर्सन की आर्टरी है, ठीक है, वहां से क्या होता है, आर्टरी से, यहाँ पर आर्टरीज प्रेजेंट है, तो वेन के थ्रू, यहाँ पर आर्टरीज और वेन तो बॉडी में हर जगह ही होती हैं, तो यहीं पर वेन्स भी हैं इसकी और आर्टरीज भी हैं। तो यहाँ पर वेन के थ्रू जो ब्लड जो है, जो वेस्ट है, वो वेन के थ्रू निकाला जाता है, और किसके अंदर डाला जाता है, ये एक बॉक्स टाइप देख रहे हैं आप, इसमें एक ये ट्यूब, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है स्प्रिंग की तरह, इसको सेलोफोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं,
सेलोफोन, और इस बॉक्स के अंदर क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है। ये डायलाइजिंग फ्लूइड जो है एकदम ब्लड की तरह होता है, लेकिन हम जो अभी ब्लड इसके अंदर डालने वाले हैं वो कैसा होगा, उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। लेकिन डायलाइजिंग फ्लूइड जो इसके अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो क्या होगा, उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम बॉडी से ब्लड इसके अंदर डालेंगे तो ब्लड के अंदर अभी क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको हमें प्यूरिफाई करना है। लेकिन जो डायलाइजिंग फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है वो क्या है, विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, तो ब्लड को हम वेन के थ्रू क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं। ये जो बॉक्स टाइप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें क्या है, सेलोफोन है जो भी कि स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के आसपास डायलाइजिंग फ्लूइड है। ठीक है, अब ये फ्लूइड क्या करते हैं, यहाँ पर जो ब्लड है, अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर ब्लड आया इसके अंदर, तो ये जो सेलोफोन ट्यूब है ये सिर्फ परमिएबल होता है माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए परमिएबल होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ रह जाएंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। तो माइक्रो मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएगा, सेलोफोन के अंदर, सेलोफोन ट्यूब के अंदर, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, क्योंकि सेलोफोन तो इम्परमिएबल होता है उसके लिए। तो जो ब्लड है इस तरीके से प्यूरिफाई हो जाएगा, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो इसी फ्लूइड के अंदर रह जाएगा, और जो ब्लड जो प्यूरिफाई हो चुका है वो ब्लड कहाँ आएगा, सेलोफोन की ट्यूब के थ्रू, ये वापस से ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, ये हमारी आर्टरीज में इसको ब्लड को, जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसको डाल दिया जाएगा। इस तरीके से जो प्रोसेस है, ये डायलिसिस का प्रोसेस है। ये तब किया जाता है जब किसी यूरिमिक पर्सन की क्या हो, किडनी खराब हो जाती है, किसी भी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है, उस केस में क्या किया जाता है, ये प्रोसेस उनकी बॉडी में लगाया जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं, यानी कि हीमोडायलिसिस प्रोसेस में जो ये मैकेनिज्म यूज किया जाता है इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल किडनी की वर्क तो ये किडनी की तरह ही कर रहा है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है क्योंकि ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इसको ह्यूमंस ने बनाया है। ठीक है, तो किडनी का जो टॉपिक है वो अब यहाँ से खत्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइक आवर चैनल।